तो सभी पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी इनविटेशन पे आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आज का जो हमारा इशू है वो हमारा जनवरी मंथ शुरू हो गया है और आप सब लोग जानते हैं कि जनवरी मंथ हम रोड सेफ्टी मंथ के हिसाब से मनाते हैं, जिसमें हम लोगों को जो ट्रैफिक रूल्स हैं या रोड सेफ्टी है उसके बारे में अवेयर करते हैं। तो हमने कल से ही शुरू कर लिया है इसको, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कल से ही शुरू कर लिए, बट आज क्योंकि आपके माध्यम से जनरल पब्लिक तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था और कुछ इश्यूज़ थे जो काफ़ी टाइम से आप लोग चाहते थे कि हम डिस्कस करें ताकि कॉमन जनता तक वो इश्यूज़ पहुँचे, उनका रेजोल्यूशन पहुँचे, तो इसीलिए मैंने आपको इन्वाइट किया है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारी रियासी में अगर आप देखेंगे पिछले दिनों में कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं और जब मैंने यहाँ पे पोस्ट संभाली तो मैंने उन एक्सीडेंट्स के रीजंस जानने की कोशिश की, मैं रूट लेवल पे जानने की कोशिश की कि इशू है क्या, कहाँ पे ये चीज़ें कहाँ पे लैग हो रहा है। हमने स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक इशू के ऊपर फोकस किया। जैसे हमने कटरा के कंजेशन, कटरा टाउन जो है माता जी का टाउन है, वहाँ के कंजेशन पे हमने फोकस किया। वहाँ पे जितनी सारी इल्लीगल ऑटोज़ थे या इल्लीगल वैन्स जो वहाँ पे चल रही थी, हमने उन पे क्रैकडाउन किया, जिससे आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा पीक सीज़न शुरू हो चुका है, बट उसके बावजूद कटरा में जो कंजेशन है वो लगभग 40% कम हो चुका है। पहले जैसे आपको बड़े बड़े जाम दिखते थे, अब आपको टाउन में जाम नहीं दिख रहे और हम उस कार्रवाई को बिल्कुल आगे तक जारी रखेंगे। और जैसे आप ओवरलोडिंग का इशू था, जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी से माइनिंग वगैरह है, उसमें डंपर्स का ओवरलोडिंग का इशू था। ओवरलोडिंग से हमारे 3 तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। एक तो ऐसा था कि वायलेशंस तो हो ही रही थी, उसके अलावा जब एक व्हीकल बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो वो अनस्टेबल भी हो जाता है, उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। आपने रिसेंट काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होगी, कितने सारे ट्रक्स पलट गए हैं इस कारण। उसके अलावा जो ओवरलोडेड व्हीकल होता है उसमें हमेशा बजरी रेत गिरती रहती है, खासकर कर्व्स के ऊपर, रोड के कर्व्स के ऊपर गिरती है, जिसके जो खासकर 2 व्हीलर्स होते हैं या 4 व्हीलर्स होते हैं, अंधेरे में या अदरवाइज जब वो स्पीड में होते हैं, उनके स्लिप होने के, स्किड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और पीछे जितने भी ये बाइक्स के या गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए हैं उसमें मेजर कारण जो देखा गया वो इसी लूज गिरी हुई बजरी या रेत का देखा गया। उसके अलावा जो हैवी डंपर्स होते हैं रोड को भी डैमेज करते हैं। आपको पता है पीछे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई जिसके कारण ऑलरेडी जो रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर ऐसे हैवी डंपर्स उन रोड्स पे चलेंगे तो वो रोड्स को भी डैमेज करेंगे और उसके कारण कॉमन जनता को भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने उन पे भी क्रैकडाउन किया। उसके अलावा हम बाकी चीज़ों पे भी आ रहे हैं। सीट बेल्ट का इशू है, हेलमेट नहीं पहना जाता। आपको पता है 2 व्हीलर्स में जब हेलमेट नहीं पहनते और हेड इंजरी ही मेजर कारण होता है, फैटेलिटी का, मौत का कारण हेड इंजरी ही होता है, या शूज़ नहीं पहने होते। उन चीज़ों पे धीरे धीरे हम यूथ को अवेयर कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे एक और इशू है जो प्राइवेट गाड़ियां जो कमर्शियल एंटिटीज़ हायर कर रही, मैंने ऑलरेडी उसके रिलेटेड भी नोटिसेस इशू किए और हम धीरे धीरे उस पर क्रैकडाउन करने पे भी आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच किया, नहीं जैसे होटलियर्स ने हमें अप्रोच किया, या ऐसे कि हम ऑलरेडी चला रहे थे तो चलने दिया जाए। लेकिन आपको भी पता है कि जब एक जो गाड़ी है जब उसको कमर्शियल किया जाता है तो उसको एनुअल फिटनेस करानी पड़ती है कि क्या ये गाड़ी पैसेंजर्स को उठाने के लिए फिट है या नहीं है। तो आपको पता होगा जब रिसेंटली कटरा में जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारे एक सिटीजन की मौत हो गई थी, तो उस वैन की एक लाइट काम नहीं, हेडलाइट काम नहीं कर रही थी, उसके 2 डोर्स डैमेज थे। अगर वो कमर्शियल होती तो उसकी एनुअल फिटनेस पे हम उसकी वो कमियां निकाल देते, तो शायद वो जो मिसहैपनिंग है या वो जो हादसा है उसको रोका जा सकता था। इसीलिए डिफरेंट जैसे रेलवेज में जो गाड़ियां लगी हैं या बाकी इस तरीके की जितनी भी कमर्शियल एंटिटीज़ में जो गाड़ियां लगी, उनका कमर्शियल होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम उनकी एनुअल फिटनेस भी चेक कर सकें। पहले तो हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे जहाँ पे हम यूथ को अवेयर करेंगे कि माइनर्स जो हैं वो बाइक गाड़ियाँ ना चलाएं। उसके अलावा जैसे हम सड़क पे भी जनरल पब्लिक को सीट बेल्ट पहनने के लिए, हेलमेट पहनने के लिए या बाकी
जो भी सेफ्टी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हम अवेयर करेंगे। चालान तो हम करते ही हैं हमेशा, लेकिन इस बार हम एक अच्छी कैंपेन रखेंगे इस पूरे मंथ में, जिसमें हम लोगों को साथ साथ में अवेयर करेंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके। उसके अलावा हम NGOs को साथ में इन्वॉल्व करेंगे। हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारा फोकस रहेगा, इस तरीके के पॉजिटिव मैसेजेस पे फोकस रहेगा। आप लोगों की हेल्प से भी हम, मुझे लगता है कि अगले इस मंथ में हम इस तरीके की रेगुलर इंटरेक्शंस करते रहेंगे, ताकि जो भी इश्यूज, इमर्जिंग इश्यूज होंगे उन पे हम बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, ताकि लोगों तक कि कई बार क्या होता है कि लोगों को इशू के ऊपर नहीं पता होता है। सपोज अगर हम हैवी चलानिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या उस केस में काम चलानिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं। तो उन डाउट्स को हम इन दिनों दूर करेंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि असली में ट्रैफिक रूल्स क्या हैं और रोड सेफ्टी क्या है। सर क्यों अर्चित आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई ये सवाल पूछे ताकि मैं इस पर क्लैरिफिकेशन कर सकूँ कि लोगों को काफ़ी बार मिसकंसेप्शन रहती है। देखिए, पहले तो ऐसा है कि हमारा जो चलानिंग सिस्टम है वो कैसा है, हमारा जो इंस्पेक्टर है वो चलान करता है, और अगर चलानिंग के बाद किसी भी सिटीजन को लगता है कि इस चलान में कोई इशू है, कोई उनकी कोई एप्रीहेंशन है, तो वो अपने केस को जो है जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनके ऑफिस में अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकता है या कंटेस्ट कर सकता है, रादर या हमसे भी आके वो क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑफिस में। अगर उनका कोई डाउट है, हम भी उनकी हेल्प करने को तैयार रहते हैं। उसके बावजूद अगर कुछ लोग वायलेशंस करते हैं और वायलेशंस करने के बाद फिर वो जाके विदाउट फॉलोइंग द लीगल प्रोसीजर कि उनको परमिशन लेनी है या कुछ वैसा करना है, और वो जाके जो है ऑफिशियल्स को धमकाएं या मिलाइन करें उनकी इमेज, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो आपने उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस की बात की, तो मैं उसमें भी क्लियर कर दूं कि हमें वेइंग स्केल ले जाने की हर जगह ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो ओवरलोडिंग होती है उसको जांचने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। वी आर द एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड। हम हाइट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि अगर इतने पर्टिकुलर हाइट में इतना टन माल आता है, तो उसके ऊपर अगर इतनी हाइट होगी, उसी रेशो में हम माल का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो व्हीकल ओनर होता है वो उसके पास एक बिल्टी भी होती है। हम उस बिल्टी के हिसाब से भी देखते हैं कि गाड़ी में कितना माल है। सपोज जिस डंपर के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, उस डंपर में 5000 ईंटें जो थी बिल्टी के अकॉर्डिंग थी, लेकिन उसके अलावा भी 1500 एक्स्ट्रा उसने ईंट ऊपर रखी हुई थी, 6500 ईंटें थी। तो 6500 एक ईंट जो है वो 3 स्टैंडर्ड वेट उसका 3 किलो होता है, तो वो लगभग 7 से 8 टन जो वो गाड़ी थी ओवरलोड थी। हालांकि उसका चलान थोड़ा सा लिबरल होके हमारे इंस्पेक्टर ने सिर्फ 1 टन का किया है। बेस रेट ओवरलोड का जो डंपर का होता है वो 20,000 होता है, उसके बाद टन के हिसाब से 2000 पर टन उसको चलान होता है। उसको 22,000 चलान हुआ था, अदरवाइज उसका चलान 34-38,000 था, जो मुझे लगता है अगर वो कंटेस्ट करेगा तो हम उसमें उसका चलान बढ़ा देंगे। ऑनलाइन हम मशीन में जब हम फोटोग्राफ्स डालते हैं तो कई बारी वो नेटवर्क एरर के कारण कुछ 1-2 फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं हो पाती। हमने उसमें बिल्टी का भी साथ में हमने फोटो अपलोड किया था, लेकिन नेटवर्क एरर के कारण अपलोड नहीं होता। बट हमारे पास वो जो फोटोज हैं वो हम अपने डाटाबेस में रख लेते हैं। किसी को डाउट हो वो आके चेक कर सकते हैं, अगर वो कंटेस्ट करेगा हम तब भी दे सकते हैं। जो देखें, टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी डिसएडवांटेज पे नहीं होती, कई बार दूसरे की डिसएडवांटेज पे भी चली जाती है। अब उन्होंने जब चेक किया, किसी प्राइवेट फर्म की वेबसाइट से चेक किया होगा जो अपडेटेड नहीं थी। हम अपनी गाड़ियों का जो इंश्योरेंस है वो रेगुलर करा के रखते हैं। मेरी पर्सनल गाड़ी का इंश्योरेंस अक्टूबर से है और अगले अक्टूबर तक ड्यू है, तो वो इंश्योरेंस में कवर्ड है वो। अब उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की, जिसपे हमने आज FIR भी बुक कर दी उनके खिलाफ। तो मिशन या ऑफिसर ऑन ड्यूटी को धमकाना, इन सब मामलों में एक कंबाइंड FIR। बहुत अच्छी बात बोली, और मैं इसके ऊपर ऑलरेडी, ये जो ट्रैफिक वीक है इसके अंदर ऑलरेडी हमने ऐसा आइडिया के ऊपर कुछ प्रोग्राम सोचे हुए हैं, तो हम ज़रूर करेंगे, इस पे भी करेंगे। यहाँ पे लाइसेंस या बाकी जितने भी काम है सभी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर, तो सभी ऑन टाइम हो रहे हैं। सिर्फ इशू एक चीज़ का है, वो है लाइसेंस प्रिंटिंग एंड डिलीवरी का। उसमें जो हमारे पास भी कई बारी लोग आते हैं, वॉक इन करते हैं कि हमारा साहब हमारा डिलीवर नहीं हुआ,
मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो लाइसेंस अप्रूवल तो यहाँ से होता है, लेकिन उसकी प्रिंटिंग और डिस्पैच जो है वो सेंट्रलाइज्ड है जम्मू से, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक प्राइवेट वेंडर को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। वह उस लेवल पे कई बार डिले होता है जो हमारे हाथ में नहीं है। हम रेगुलर बेसिस पे उसको करते रहते हैं, आगे पहुंचाते रहते हैं उस मैसेज को कि जल्दी उनका डिस्पैच हो जाए। 2023 के कुछ लाइसेंस हैं जो अभी तक डिस्पैच नहीं हुए, उसमें कुछ डाटाबेस एरर है जिसमें जो हमारी वहाँ की जो टीम है, जो आईटी टीम है, वो उस पर वर्क कर रही है, उसका भी जल्दी रेजोल्यूशन हो जाएगा। बट वो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, वो हमारे ऑफिस का इशू नहीं है, वो जो सेंट्रलाइज्ड जम्मू में जो प्रिंटिंग एंड डिस्पैच है वो वहाँ का इशू है, जो एक प्राइवेट वेंडर का इशू है, हमारा इशू है। मैं आपको बताता हूँ, कई बार जैसे वो अपलोड करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसमें कोई कमी रह जाएगी, वो उस कारण जैसे एप्लीकेशन होल्ड पे हो जाती है, उनको पता नहीं चलता है कई बार, तो इसलिए वो आते हैं। या जैसे किसी सर्विस में 40 डेज होते हैं, किसी सर्विस में 15 दिन होते हैं, जैसे लाइसेंस है, लाइसेंस की सर्विस में 1 हफ्ता है सपोज, इस तरीके से। तो अलग अलग टाइम लिमिट्स होती है अलग अलग सर्विसेज की। कई बार लोग अप्लाई करते हो दूसरे ही दिन आ जाते हैं, उसमें हमारे पास टाइम होता है, क्योंकि उसमें जैसे बैकलॉग का केस है, बैकलॉग में थोड़ा लंबा, क्योंकि हमें रिकॉर्ड निकालने होते हैं, वो सारी चीज़ें करनी थी, वो द वेरी नेक्स्ट डे आ जाएंगे, तो वो परेशान होते रहेंगे। अदरवाइज हमारे ऑफिस में जो है, आप अगर मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि जो पब्लिक, अभी एक रिसेंट एक सर्वे हुआ था जिसमें पब्लिक सेटिस्फेक्शन की बात की गई थी कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड कहाँ की सर्विसेज है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नंबर 1 पे आया है। हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट डिजी लॉकर को, ये गवर्नमेंट की सर्विस है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर कई बारी किसी पर्सन के पास फिजिकल पोजेशन नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, और अगर वो हमें ऑनलाइन दिखा सकते हैं, हम अपने पोर्टल पे चेक करते हैं और उसका चालान नहीं होता है इन दैट केस। अगर पुलिस भी करती है, कुछ ऑफिशियल्स हैं शायद वो अवेयर नहीं होंगे, मे बी इसलिए होता होगा, बट अदरवाइज जनरली पुलिस में आप जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जब लोग जो हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, कॉमन सिटीजन, बहुत ओबीडियंट हैं। मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है, जो पिछला हमारा 1-1.5 महीने का जो एनफोर्समेंट ड्राइव रही है, उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि रोड पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। इनफैक्ट जो डंपर्स वाले हैं, जो ओवरलोडिंग कर रहे थे, मुझे सबसे ज़्यादा एडमेंट वो लगते थे, बट उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो इम्प्रूवमेंट दिखाया है। 50-60% ओवरलोडिंग कम हुई है। उसके अलावा जैसे आप कटरा टाउन में देखें, जिस तरीके से कंजेशन कम हुई है, जिस बाकी जो रूल्स लोग फॉलो करना शुरू हुए हैं, तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि जब हम अभी जो हमारा अवेयरनेस जो रहेगा इस मंथ में, उसके बाद आई एम वेरी पॉजिटिव कि लोग जो हैं इसको फॉलो करेंगे और हमारी रोड ज़्यादा सेफ हो जाएंगी। अभी हमारे ये थोड़ी एक तरीके से हायर अप्स ने हमें डायरेक्शंस दी हैं, और इसके रिगार्डिंग हमने नोटिसेस निकाले हैं कि जो अदर स्टेट्स की गाड़ियां हैं, उनको अगर वो यहाँ पे इंटेंसिवली यूज़ हो रही हैं, यहाँ के सिटीजन्स यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उनको यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। काफ़ी सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके या बाकी सारे मुद्दों को लेके इस चीज़ को अनिवार्य किया गया है। उसके लिए आरटीओ जम्मू जो हमारे हैं, उन्होंने भी नोटिस निकाले हैं, और रिस्पेक्टिव एआरटीओज़ ने भी नोटिस निकाले हैं। 15 दिन का टाइम दिया गया है। इसका जो प्रोसेस है वो भी मैं जनरल पब्लिक की सहूलियत के लिए बता दूं कि बहुत इजी प्रोसेस है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है एनओसी के लिए, जहाँ से आपने जिस आरटीओ के वहाँ से आपकी गाड़ी अभी रजिस्टर्ड है, जैसे हरियाणा से है या हिमाचल से, आप ऑनलाइन वहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपको एनओसी मिलेगा, एंड यू गेट सेम एनओसी, और आप यहाँ पे अप्लाई कर दें और आपकी गाड़ी आपके नाम पे जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। बहुत ईजी प्रोसीजर है, ऑनलाइन सर्विस है ये जी है। तो उसको भी ट्रांसफ़र कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल अगर वो गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इलीगल एक्टिविटी उसमें हो जाती है, तो जिसके नाम पे गाड़ी होती है, केस उसी के खिलाफ रजिस्टर होता है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस ऑफिस में आए, तो मैं जनरल पब्लिक से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अपनी गाड़ी किसी को बेची है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफ़र कर दें, उसके नाम तुरंत अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र कर दो, ताकि आपके ऊपर अगर वो गाड़ी किसी तरीके से के मिसयूज़ में आती है या कोई मिस हैपनिंग होती है, तो आपके ऊपर बात ना है, उसको तुरंत ट्रांसफ़र करवा दें।